नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस में हूं आपके साथ राघवेंद्र ओझा। राज्यसभा चुनाव 2026 को लेकर राजनीतिक तस्वीर धीरे धीरे साफ होती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की 2 राज्यसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। बीजेपी ने राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और वरिष्ठ नेता रजनीश अग्रवाल पर भरोसा जताते हुए उन्हें मैदान में उतारा है। यानी भाजपा ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, लेकिन कांग्रेस के पाले में अभी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। पार्टी की ओर से उम्मीदवारों को लेकर अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है और राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं जारी है। ऐसे में सवाल सिर्फ राज्यसभा सीटों का नहीं, बल्कि राजनीतिक रणनीति और संदेश का भी है। भाजपा जहां अपने उम्मीदवारों के जरिए संगठनात्मक मजबूती का संकेत दे रही है, वहीं कांग्रेस के अगले कदम पर सबकी नजरें टिकी हुई है। तो चलिए, आज इसी नाम के ऐलान के बाद और एक तरफ जहां संशय बना हुआ है कांग्रेस के खेमे पर, इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो 2 नाम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आए हैं वो किस पैमाने पर आए हैं, क्या फैक्टर है। क्योंकि बीते दिन भी इस मुद्दे को लेकर, इस मामले को लेकर, इस विषय को लेकर चर्चा तेज थी और आज जब नाम सामने आए तो ये महत्वपूर्ण है कि नामों को लेकर चर्चा हो। लेकिन एक तरफ कांग्रेस जहां अब तक नाम ऐलान नहीं हो पाए हैं, वो सवाल भी आज उनके जवाब भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ थोड़ी देर में खास मेहमान जुड़ेंगे। ब्रजेश पांडे जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर जुड़ेंगे, लेकिन हिमानी सिंह जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हिमानी जी, बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। और प्रवेश गौतम जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हिमानी जी, आपका रुख कर लेता हूं, क्योंकि देखिए एक तरफ से नाम जो है वो सामने आ गए हैं, लेकिन इस वक्त कांग्रेस में क्या कुछ बात चल रही है? क्या रणनीति पर अब तक बात चल रही है या राजनीतिक सहमति नहीं बन पा रही है? हिमानी जी। वह नाम आए हुए और दूसरी पार्टी जो नाम अभी जिन्होंने घोषणा नहीं की, वहाँ असहमति, तो कल से भी बातें हो रही थी। इन बातों के कोई मायने नहीं होते। ऐसा तो है नहीं कि राज्यसभा सांसद के नॉमिनेशन का समय निकल चुका है और कांग्रेस ने अपने नाम की घोषणा नहीं की है। तो बात यहाँ पर मुख्य रूप से ये है कि 29 में से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी मध्य प्रदेश में, पर राज्यसभा के लिए एक ही उम्मीदवार मिल पाया मध्य प्रदेश से। या मध्य प्रदेश में बेचारे ये जो लोकसभा चुनाव के दौरान अक्षय कांति बम है, नरोत्तम मिश्रा है, सुरेश पचौरी हैं, ये लोग वेटिंग में ही रहेंगे हमेशा। तो इन लोगों के ऊपर ऐसी वरिष्ठ नेतृत्व की कृपा होनी चाहिए थी कि पंजाब से इम्पोर्ट करना पड़ा हमें राज्यसभा के लिए कैंडिडेट। तो ये सवाल उठता है कि मध्य प्रदेश में योग्यताएं 50-50 रह गई कि 50% ही मिल पाया मध्य प्रदेश को, 50% पंजाब के खाते में चला गया, या पंजाब के चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए मध्य प्रदेश को। लेकिन मध्य प्रदेश के साथ आप माने या ना माने, ये कहीं ना कहीं नाइंसाफी है कि ठीक है अगला चुनाव जीतने की रणनीति के तौर पर आप देख लीजिए, लेकिन मध्य प्रदेश को क्या मिलेगा? ना मध्य प्रदेश की आवाज उठाई जाएगी, ना मध्य प्रदेश के सवाल होंगे, क्योंकि जो व्यक्ति चुनकर जाएगा वो मध्य प्रदेश की जमीनी हकीकत से वाकिफ नहीं होगा और उसके मन में वो संवेदनाएं भी नहीं होगी, उसकी कोई जवाबदेही भी नहीं होगी, वो उठाए या ना उठाए। मध्य प्रदेश की जनता से उसको कोई लेना देना नहीं है, तो अगर नहीं भी उठाएगा तो क्या फर्क पड़ने वाला है। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के साथ जो नाइंसाफी हुई है, हमें उसके बारे में भी बात करनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस अपने इंसाफ के बारे में कब बात करने वाली है? क्या नाम कब? मैं वही बोल रही हूँ कि सिर्फ 1 घंटा हुआ है, 1 घंटे में ऐसा नहीं हो गया कि नॉमिनेशन की डेट निकल गई, टाइम निकल गया और हम राज्यसभा का कैंडिडेट घोषित नहीं कर पाए। समय सीमा पार हो चुकी है और कांग्रेस अपना उम्मीदवार घोषित नहीं, 1 घंटे पहले उन्होंने कर दिया, थोड़ा वेट तो कीजिए। बिल्कुल, हम तो इंतजार कर ही रहे, पूरे कांग्रेस खेमे में भी कहीं ना कहीं इंतजार जरूर हुआ, लेकिन बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ पांडे जी भी जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, बहुत ये विश्वास रखिएगा राघवेंद्र जी, मध्य प्रदेश से होंगे राज्यसभा के कैंडिडेट और मध्य प्रदेश के हित के लिए मध्य प्रदेश की इकलौती आवाज बनकर संसद में गूंजेंगे। ब्रजेश जी, 2 आवाजें आपकी तरफ से गूंजने वाली है संसद में, लेकिन उसको लेकर विपक्ष सवाल कर रहा है। लेकिन उससे पहले मैं फैक्टर समझना चाहूंगा, जिस फैक्टर को लेकर हिमानी जी सवाल उठा रही थी। क्या आयाम तय किए गए पार्टी की तरफ से, संगठन की तरफ से इन दोनों नामों के पीछे? क्योंकि कल जब हम चर्चा कर रहे थे तो मैंने कहा था कि कोई ऐसा नाम जरूर सामने ना आ जाए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो सबको चौंका दे, और रजनीश अग्रवाल और तरुण चुग के वो नाम हालांकि लिस्ट में चल रहे थे, रेस में तरुण चुग जरूर, लेकिन रजनीश अग्रवाल कहीं नहीं थे इस लिस्ट में, उनका नाम भी सामने आया। क्या फैक्टर, क्या आयाम सेट किए संगठन ने इन दोनों नामों के पीछे? देखिए, बहुत स्पष्ट बात,
भारतीय जनता पार्टी में जो भी निर्णय होता है वो सामूहिक नेतृत्व से तय होता है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के तहत तो पार्टी है नहीं कि आपस में सिर्फ उटब्बल जूतम पंजाब के स्थित रहे और कभी दिग्विजय सिंह कहे मैं प्रत्याशी हूँ, कभी कहे ना है ना मैं प्रत्याशी नहीं हूँ, कभी जीतू पटवारी कहे कि मैं तो इस रेस में शामिल नहीं हूँ, कभी अपने नाम की लॉबिंग 10 जनपद तक कराएं। ये सब कांग्रेस में होता है। भारतीय जनता पार्टी का जो कल्चर है कैडर बेस्ड पार्टी है। जिन सम्मानित नेताओं का नाम मध्य प्रदेश के लिए तय किया गया है, माननीय तरुण चुग जी से आप सब परिचित हैं और आप तो अपने चरण में नाम चला ही रहे थे, वो यहाँ के संगठन का दायित्व निभा रहे थे। और रजनीश अग्रवाल जी हमारे मीडिया के क्षेत्र के जाने माने चेहरे और मध्य प्रदेश में प्रवक्ता रहे और वर्तमान में प्रदेश के मंत्री हैं। एक अच्छे ओजस्वी वक्ता है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता संचार विश्वविद्यालय से उन्होंने जर्नलिज्म में पीजी किया है, युवा है और कितने बड़े गर्व का विषय है कि सामूहिक नेतृत्व ने उनके नाम का चयन किया है। मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो मध्य प्रदेश के अंदर शुरुआत हुई है, परंपरा हुई है, ये अपने आप में बहुत ऐतिहासिक। तो कहीं ना कहीं ये चीजें भारतीय जनता पार्टी के लिए मील का पत्थर साबित हो। लेकिन हिमानी जी एक और आरोप लगा रही थी कि मध्य प्रदेश में आपको लोग नहीं मिले, मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं मिले, इसलिए आपने अमृतसर से एक्सपोर्ट करा लिया, इस तरह की बात कर रही थी अभी। हिमानी जी किस मुझ से ऐसा आरोप लगा रही हैं? कांग्रेस में जितने भी आज तक राज्यसभा से सदस्य हुए हैं वो अक्सर कोई कर्नाटक का व्यक्ति को मध्य प्रदेश से कांग्रेस नॉमिनेट करी है, कोई केरल के व्यक्ति को नॉमिनेट करी है, कभी इन्होंने लक्षद्वीप के व्यक्ति को किया है। ये तो और मैंने सू बोले तो बोले चलनी क्या बोले जिसके 3206 थे। कम से कम कांग्रेस को तो ये चीज बोलने के पहले अपने गिरवाल में जाना चाहिए। आदरणीय तरुण चुग जी मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री की भूमिका में थे और वो आकर के यहाँ पर पूरे संगठन के सृजन का कार्य करते रहे हैं, एक एक कार्यकर्ताओं को जानते हैं और उनसे कोई व्यक्ति, हर जर्नलिस्ट या हर व्यक्ति जो यहाँ पर भाजपा कार्यालय का है और प्रदेश का नेतृत्व वो सब कोई उनसे परिचित है, उनकी कार्यशैली से परिचित है। एक बहुत अच्छा निर्णय किया है पार्टी ने, मैं समझता हूँ, और ये निर्णय पार्टी के लिए दूरदर्शी है। घरों पर पत्थर नहीं फेंकते हैं। हिमानी जी देखिए, रजनी ये ब्रजेश जी खुद ही अपनी बात मैं बता देती हूँ कैसे प्रूव भी करता है। देखिए रजनीश अग्रवाल जी की इन्होंने एजुकेशन और उनकी सारी चीजें, योग्यताएं, उनके व्यवहार स्वभाव सब बता दिया। तरुण चुग जी के लिए सिर्फ था कि सब जानते हैं, कार्यकर्ता जानते हैं। तो मुझे जहां तक मेरी जानकारी है, लोकतंत्र में कार्यकर्ताओं का जानना महत्वपूर्ण नहीं होता, जनता का जानना महत्वपूर्ण होता है और उस व्यक्ति का जनता को और जनता का उस व्यक्ति को जानना महत्वपूर्ण होता है। इस क्राइटेरिया पे फिट नहीं होते। ब्रजेश पांडे जी कुछ नहीं बोल पाया, थोड़ी देर अगला टर्न आए तब तक गूगल पर कुछ सर्च कर लीजिएगा। फिर आपको आपके सवाल का उत्तर दे दिया, आप कह रही मैं बोल नहीं पाया, गजब की बात हो गई। मैंने तो बोला कि कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस पार्टी ने लोगों को राज्यसभा में भेजा, सारे नहीं करने वाले मेरा हिमानी जी डिबेट डिस्ट्रॉय नहीं है। ब्रजेश जी प्लीज सुन लीजिए हिमानी जी को, ऐसे क्या चल रहा है कि आप क्या बात। ब्रजेश जी मैं रोक रहा हूँ आपको, ये टर्न हिमानी जी का, हिमानी जी को सुन लीजिए फिर आप काउंटर कर लीजिएगा इत्मीनान से, जैसे कर ब्रजेश जी। नहीं हिमानी जी नहीं, मुद्दे से विहीन नहीं हुई। प्लीज ब्रजेश जी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसे जनता देख रही है। मैं बिल्कुल मुझे भी मत रोकिएगा। मैं दोनों को टोक रहा हूं और आपको मौका दे रहा हूं। इट्स योर टर्न। मैं इनसे ब्रजेश जी से भी बोला कि हिमानी जी का टर्न है, बोलने दीजिए, बात अपनी रखिए हिमानी जी जल्दी से। जी तो कोई गूगल से ढूंढ के आप निकाल लें तो शायद थोड़ा सा ठीक रहेगा ऑडियंस को बताने के लिए भी कि उनके अंदर क्या क्या काबिलियत है। सिर्फ कार्यकर्ता जानते हैं ये काबिलियत नहीं होती। कार्यकर्ता तो बहुत सारे लोगों को भी जानते हैं, बहुत से दूर प्रदेश के लोगों को भी जानते हैं। अब हम विजय थलापति को जानते हैं तो क्या हम मध्य प्रदेश की राजनीति के सिर्फ विरोधा थोड़ी हो सकते हैं। तो ये एक सवाल इनका सामने जो इनकी बात थी वो इन्होंने पूरी तरह से साबित कर दी कि आयातित है और अपने मध्य प्रदेश के साथ वैसे भी जो इनके सांसद है 29 भी और ये जो भी जो दो जाएंगे, ये कभी मध्य प्रदेश की या देश की बातों को तो उठा नहीं पाएंगे। जो अत्याचार हो रहे हैं, जो गलतियां हो रही हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, उन चीजों को तो कभी बोल नहीं पाएंगे। तो चाहे वहां से चुन लेते वहां चुन लेते, मध्य प्रदेश की जनता का, मध्य प्रदेश की इकलौती एक आवाज के रूप में राज्यसभा सांसद के रूप में कांग्रेस का उम्मीदवार जाएगा। लेकिन कितना आसान है कांग्रेस के लिए? सवाल ये है, और ये वक्त आप लोग ले रहे हैं, नो डाउट कि अभी वक्त है
अभी वक्त है, नामांकन में भी वक्त है और तमाम प्रक्रियाओं में भी वक्त है, लेकिन ये कितना आसान है कांग्रेस के लिए, जरा सा समझा दीजिए, क्योंकि बड़ी बड़ी हस्तियां हैं इस लिस्ट में। कमलनाथ जी हैं, दिग्विजय सिंह साहब हैं, नीतू पटवारी भी अपनी इच्छा बैकफुट से जाहिर कर चुके हैं, अरुण यादव है, कमलेश्वर पटेल है, मीनाक्षी नटराजन है, प्रवीण पाठक है, शोभा ओझा है, प्रियव्रत सिंह जी हैं। तो ये कितना आसान होगा कांग्रेस के लिए, मैं तो यही बस समझना चाह रहा हूं, बस छोटा सा जवाब दीजिए। क्या इसी वजह से असहमति बन रही है? नॉर्मली जो चुनाव होते हैं जिनमें वोट डाले जाते हैं जनता के द्वारा, उसमें कैंपेनिंग के लिए उसके लिए वोट की जरूरत होती है। राज्यसभा की क्राइटेरिया होता है कि जो लोग अपने जीवन में बहुत कुछ उपलब्धियां पाकर कुछ कर चुके हैं, साबित कर चुके हैं, वो लोग राज्यसभा में जाते हैं डायरेक्ट नॉमिनेशन के द्वारा और विधायक उनको वोट देते हैं। तो उनको कोई ऐसा लेट होने के बाद कोई प्रचार तो करना नहीं है, नॉमिनेशन की डेट से पहले उम्मीदवार फाइनल होगा। पर हाँ, मैं ये निश्चित कर दे रही हूँ, मध्य प्रदेश से होगा और मध्य प्रदेश की आवाज को राज्यसभा में बुलंद करेगा। ब्रजेश जी कुछ कहेंगे? 30 सेकंड। देखिए, बड़ी स्पष्ट बात है, हिमानी जी गोल मटोल बातें कर रही हैं। इस तरह की गोल गोल बात करने से कोई मतलब नहीं। आज ही दिल्ली के प्रमुख समाचार पत्रों ने छापा है कि कर्नाटक या केरल से किसी बड़े नेता को मध्य प्रदेश से राज्यसभा में कांग्रेस हाईकमान भेजने जा रहे हैं। वहां बहुत ज्यादा आपसी अंतरकलह है। राहुल गांधी जी का अपना गुट चलता है, सोनिया जी का अपना गुट है, प्रियंका जी का अपना गुट है, जो जैसे लॉबिंग कर ले। आपको याद होगा सत्यव्रत चतुर्वेदी जी को उत्तराखंड से जब राज्यसभा सदस्य के कांग्रेस में कितना बड़ा विरोध हुआ था, उत्तराखंड के लोगों ने किया था। इस बार केरल कर्नाटक का कोई व्यक्ति वहां से यहाँ मध्य प्रदेश से नॉमिनेट होगा। मध्य प्रदेश में रजनीश अग्रवाल जी की जनता की भी स्वीकारता है, तरुण चुगी जी की बीच अनिवार्यता है, हर व्यक्ति उनको जानता है। और मैं समझता हूं देश की बातें जब करेंगे, राज्यसभा जो होती है लोकतंत्र और लोकतंत्र की मंदिर में उच्च सदन के रूप में राज्यसभा के सम्मानित सदस्य जो है अपनी बातें जब प्रखरता से रखेंगे, प्रखरता से अपनी बातें रखेंगे, तो वो सारी चीजें आएंगी जो मध्य प्रदेश के लिए एक उच्च से उच्च दिशा देने वाली है। हम छोटी से लेकर बड़ी समस्याओं को बड़ी धारा प्रवाह ढंग से उठाएंगे। और अभी भी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा में और जो भी प्रतिनिधि हैं या राज्यसभा में जो भी प्रतिनिधि हैं, वो हर बातों को बड़ी गंभीरता से, बड़े मुस्तैदी से और बड़ी परिपक्वता से उठाते रहे हैं। और आप आगे भी जिस तरह से सामूहिक नेतृत्व ने निर्णय किया है, ये निर्णय जो है वो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए, देश की जनता जनार्दन के लिए, प्रदेश की जनता जनार्दन के लिए मील का पत्थर साबित होगा। प्रवेश जी आपको क्या लगता है, आपका अनुभव क्या कुछ कह रहा है? जो 2 नाम इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के भीतर से आए हैं, उस पर कांग्रेस के आरोप हैं, जो इस वक्त हिमानी जी ऑन एयर लगा भी रही हैं, तो ठीक है, वो तो संगठन का अपना व्यक्तिगत फैसला हो गया। लेकिन आपको क्या लग रहा है, इन 2 नामों के पीछे क्या फैक्टर होगा, क्या आयाम होंगे, क्या बेस निर्धारित किए गए होंगे इन 2 नामों को सामने लाने के लिए? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी हर चाल बड़ी रणनीतिक तरीके से चलती है और चौंकाने वाली जो बात हम कल से कर रहे हैं, परसों से कर रहे हैं डिबेट्स में, वो देखने को मिला भी है। लेकिन ये तो बीजेपी के फैक्टर की बात हो गई। दूसरा, जो कांग्रेस ने अब तक अपने नाम सामने नहीं लाए हैं, क्या लग रहा है इस देरी के पीछे जो तैयारी कर रही है कांग्रेस, उसमें क्या फैक्टर होगा? प्रवेश जी। राजेंद्र जी, जैसा कि बात आती है, बीजेपी सबको चौंकाती है और चौंकाया भी है, और मध्य प्रदेश भाजपा के लिए सबसे सुरक्षित प्रदेश माना जाता है। और ये कई बार समझ आते हैं, लेकिन राज्यसभा में जो प्रत्याशी होते हैं वो जनता से सीधे कनेक्टेड वाले नहीं होते। जनरली वो पॉलिसी मेकिंग में ज्यादा उनका रोल होता है। Exactly. तो रजनीश अग्रवाल को लेकर बात करें तो रजनीश अग्रवाल डेडिकेटेड कार्यकर्ता है, मैं व्यक्तिगत तौर पर भी उनको जानता हूँ। उनसे जब भी बात की बतौर पत्रकार, तो पार्टी लाइन से वो कभी डिक्टेट नहीं हुए, चाहे ऑन रिकॉर्ड हो चाहे ऑफ रिकॉर्ड हो। सरल सौम्य है और इजीली कनेक्ट हो जाते हैं लोगों से। तो ये चयन कहीं भी मतलब डाउटफुल नहीं हो सकता। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो अभी तक चर्चा में नहीं आ रही, रामचंद्र जी, जातिगत संतुलन जो बिगड़ रहा था राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी का, अभी तक वर्तमान जो सांसद है, यदि देखेंगे तो सवर्ण वर्ग मौजूद नहीं था। तो ये शुरू से अनुमान था, मैंने भी इस पे विश्लेषण किया था कि सवर्ण वर्ग क्यों गायब है राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन से। तो भारतीय जनता पार्टी ने शायद इस बार जातिगत संतुलन बनाने का प्रयास किया। आदिवासी चेहरे हैं, दलित चेहरे हैं, पिछड़ा चेहरे हैं, लेकिन सवर्ण नहीं था, तो रजनीश अग्रवाल को दिया, यानी वैश्य समाज से दिया। प्रदेश अध्यक्ष भी वैश्य समाज से आते हैं। वही रजनीश अग्रवाल जी बहुत पहले से राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के भी काफी करीबी रहे हैं, ये बात भी महत्वपूर्ण है। उनकी शादी में भी शायद आना जाना रहा है और व्यक्तिगत तौर पे एक दूसरे से परिचित रहे हैं। रजनीश अग्रवाल का जहां तक बीजेपी को रिकॉर्ड की बात करें तो काफी क्लीन है और एक अच्छा कैंडिडेट चुना है, इसमें कोई डाउट नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रदेश को वो बेहतर समझते हैं, नीतियों को बेहतर समझते हैं और जमीनी मुद्दों को भी जानते हैं। अब बात कर लेते हैं तरुण चुग की। तरुण चुग राष्ट्रीय महासचिव है भारतीय जनता पार्टी की। जो केंद्र सरकार है, मोदी सरकार, उसमें मंत्रिमंडल फेरबदल की आशंका पूरी तरीके से बनी हुई है। अभी हाल में ही एक मंत्री, केंद्रीय मंत्री को, हर्ष मल्होत्रा जी को दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाया। तो ये दिख रहा था स्वाभाविक तौर पे कि कहीं ना कहीं राज्यसभा में ऐसे चेहरे भेजे जाएंगे जो
मोदी सरकार के संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल में पहुंचेंगे। तरुण चुग जो है उनकी नजदीकी अमित शाह जी से भी है, मोदी जी से भी है, आरएसएस का बैकग्राउंड है, ये आरएसएस में रहे हैं पहले, बाद में बीजेपी में आए, और जहां तक मैं जानता हूं देखे पंजाब चुनाव की तैयारी का आगाज कर दिया है, क्योंकि पंजाब से आते हैं, शायद अमृतसर से आते हैं ये, और अगले साल जहां तक मेरी जानकारी है पंजाब में विधानसभा चुनाव है। तो ये स्वाभाविक रूप से एक बात चर्चा चल रही थी कि पंजाब के किसी चेहरे को राज्यसभा भेजा जा सकता है, और हो सकता है संभावित मंत्रिमंडल के बदल में उनको मंत्री बना के पंजाब में चुनाव। तो कांग्रेस का आरोप है, जो काफी हद तक सही भी लगता है, कि मध्य प्रदेश में नेता नहीं मिले क्या। तो ये बात सही है, अंदरूनी तौर पे ये चर्चा रहती है कि मध्य प्रदेश इतना सेफ है, इतनी 29 लोकसभा सीटें दिलवाई है, 165 विधायक है, तो मध्य प्रदेश के जो बाकी नेता है उनको क्यों नहीं मौका मिलता। तो राज्यसभा को लेकर अक्सर केंद्रीय राजनीति के समीकरण देखे जाते हैं, स्थानीय राजनीति के समीकरण लोकसभा, विधानसभा, नगरीय निकाय तक सीमित रहते हैं। तो ये जो मैं कैलकुलेशन देखता हूं, तो बीजेपी ने पहले तो जातिगत संतुलन बनाया, जो महत्वपूर्ण पार्ट है, सवर्ण वर्ग से चेहरा दिया है, और अभी जो 11 सदस्य हैं उनमें से कोई नहीं था, कोई नहीं। कांग्रेस से एक। लेकिन प्रवेश जी, थोड़ा सा कांग्रेस के विषय में भी मैं चाहता हूं, कांग्रेस किस फैक्टर के साथ आएगी, इस पर जरा सा आप अपनी बात जरूर रखें। जैसा कि विजय जी ने आरोप लगाया, ये बात सही है कि कांग्रेस में कई धड़े हैं, गुट बटा हुआ है, उसमें कई नाम है और अलग अलग फैक्टर आ रहा है। कोई कह रहा है, दिग्विजय सिंह जी ने तो कहा भी कि आदिवासी वर्ग से दो, यानी मीनाक्षी नटराजन जी या कुछ ऐसे नेताओं के नाम हो सकते हैं। वही ये बात चल रही है कि मध्य प्रदेश में पिछड़ों का रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, तो एक अंदर ही अंदर अभी खींचतान बनी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। और एक जो मेरी जानकारी है, अभी जो मैंने कुछ नेताओं से बात भी की, तो ये बात भी आ रही है कि जो मध्य प्रदेश के अलग है, चाहे वो जीतू पटवारी का हो, चाहे कमलनाथ जी का हो, चाहे दिग्विजय सिंह का हो, चाहे कई नाम आपने भी लिए, कमलनाथ जी की लेके एक चर्चा भी थी। उन्होंने पूर्व में कई सूत्रों ने बताया था कि पूर्व में कहा था कि मुझे एक सीट यहाँ से आप राज्यसभा दे दूंगा, आपको रिसर्च दिला दूंगा, ऐसी कुछ चर्चाएं चली थी। हालांकि इसके प्रमाणित तथ्य अवेलेबल नहीं है, पर ये चर्चा थी। भाई दिग्विजय सिंह लगातार अपनी बयानबाजी बढ़ा रहे हैं, यानी पार्टी को कहीं ना कहीं वो संदेश देते दिख रहे हैं कि मैं आपके लिए महत्वपूर्ण हूँ। और महत्वपूर्ण बात आती है कि कांग्रेस में थोड़ा देरी, अभी बहुत देरी तो नहीं हुई है, हिमानी जी की बात से भी मैं इत्तेफाक रखता हूं कि 8 तारीख लास्ट डेट है, वो तो 7 तारीख को भी घोषणा करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। और जैसा कि उन्होंने कहा, चुनाव प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है फिलहाल, लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस के अंदर ले दे के एक सीट है, एक अनार है और 100 बीमार है, तो लग रहा है कि राज्यसभा पहुंच जाए, क्योंकि चुनाव। ठीक है हिमानी जी, जो बात कह रहे हैं प्रवेश जी कि क्या कांग्रेस के भीतर जो राजनीतिक गुटबाजी है उससे नाम को लेकर कुछ प्रभाव पड़ रहा है, उस पर प्रभावित हो रहा है ये नाम को लेकर जो चयन करने की जो प्रक्रिया है, और क्या कोई अगर एक नाम सामने आ भी जाए तो जितनी भी गुटे हैं उस पर उनकी सहमति मिलेगी? क्या ये सबसे बड़ी चुनौती है इस वक्त कांग्रेस के लिए? देखिए, मैं पहली बात ये बात स्वीकार नहीं करूंगी कि हमारे यहाँ गुटबाजी राज्यसभा की डिले की वजह है। कोई ऐसी गुटबाजी आपको अगर कोई प्रामाणिकता के साथ बताए कि किसी का ऐसा कोई बयान हो या कोई ऐसी चीज हो, तो इसके बारे में जवाब दिया जाए। और अगर गुटबाजी की बात की जाए तो ऐसे बहुत सारे बयान मैं बता सकती हूँ। शिवराज गुट है, महाराज गुट है, नाराज गुट है, कैलाश जी, भूपेन्द्र सिंह जी गाये बगाए बयान देते रहते हैं, उसको गुटबाजी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? अभी खुद हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता बड़े भाई ने कहा कि नितिन नवीन जी से नजदीकियां थी, अमित शाह जी से नजदीकियां थी, मध्य प्रदेश से नजदीकियां थी। ये कोई भी साबित नहीं कर पा रहा है, न ब्रजेश जी कर पा रहे हैं, न कोई और, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। आप गूगल सर्च कर लीजिए, आप उनका सोशल मीडिया सर्च कर लीजिए, कैसे भी आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो आप ये बताइए कि मध्य प्रदेश में जो समस्याएं चल रही हैं उनको राज्यसभा में उठाने के लिए क्या मध्य प्रदेश का उम्मीदवार नहीं भेजा जा सकता था? लेकिन आप कांग्रेस को बात करना चाहते हैं कि तो हमारे यहाँ ऐसी कोई गुटबाजी नहीं है। समय रहते, समय के पहले आपके नाम की घोषणा होगी और मध्य प्रदेश के लिए फिक्कर होगी, इकलौती आवाज होगी। फिर से बोल रही हूँ। ठीक है ब्रजेश पांडे जी, आपके भीतर भी, भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी 6-7 नाम जरूर थे। जॉर्ज कुरियन को लेकर भी था कि उनको रिपीट किया जा सकता है। हालांकि तरुण चुग लिस्ट में जरूर थे, उनका नाम जरूर सामने आ गया। अरविंद भदौरिया थे, नरोत्तम मिश्रा, लाल सिंह आर्य, तमाम बड़े नाम थे। एक प्रतिस्पर्धा आपके भीतर भी थी, लेकिन यह भी बात सच है कि डैमेज कंट्रोल आप लोग बेहतर तरीके से करते हैं। तो क्या इन दोनों नामों के सामने आने के बाद कोई आपके भीतर पे इस तरह की प्रतिस्पर्धा या नाराजगी इस वक्त देखने को मिल रही है, जो बात हिमानी जी कह रही है? देखिए, हिमाद्री सिंह जी के आरोप सरासर निराधार है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कहीं कोई ग्रुप नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी के अंदर हमेशा सामूहिक नेतृत्व निर्णय करता आया है।
इनको भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली समझना पड़ेगा। ये ग्रुपबाजी कांग्रेस की है। मैं आपको इनके सामने कह रही एक उदाहरण बताइए, मैं इनके सामने 10 उदाहरण बता दूंगा। दीपक बावरिया जी 2018 में मध्य प्रदेश के जनरल विंध्य प्रदेश के दौरे पे गए। उनसे लोगों ने, पत्रकारों ने पूछा कि आप मुझे बताइए कि अगर सरकार बनती है तो किसकी सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? उनने जवाब दे दिया कि भाई सरकार बनेगी तो पार्टी हाईकमान या तो कमलनाथ जी को या सिंधिया जी में से किसी एक को मुख्यमंत्री बनाएगा। अजय सिंह राहुल जी का गुट इतना आग बबूला हुआ कि उनके साथ मारपीट कर दिया। वो तो शुक्र मनाया जाए कि जिन लोगों ने उनको बेड के नीचे जाना थी। पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण 2020 में था, कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह के सामने आया, दोनों अलग अलग जो चेहरे दिख रहे थे, दोनों में बातचीत बंद हो गई थी। तीसरा उदाहरण बता रहा हूँ। तीसरा उदाहरण जीतू पटवारी जी को लेकर के कमलनाथ जी को बोलना पड़े, तुम्हें बोलो भैया मीडिया के सामने मैं चलता हूँ। अब आप बताइए गुटबाजी तो क्या है? ये सारी हिमानी जी आप माने या ना माने, सुनिए बयान है सामने, सेवन के पहले भी बयान है सामने। ब्रजेश जी रुक जाइए, मैं काउंटर सवाल ले रहा हूँ। ब्रजेश जी मैं काउंटर सवाल ले रहा हूँ। आप सिर्फ राज्यसभा इलेक्शन को लेकर इस तरह की गुटबाजी की बात जरूर पूछ रही है, लेकिन नेता नाराज है, कार्यकर्ता नाराज है। अभी हाल ही में हरदा पहुंचे हुए थे आपके अजय सिंह राहुल। अरे ब्रजेश सुनिए ना, अरे मैं बिल्कुल मैं उनको ही शांत कर रहा हूँ, सवाल आपसे ले रहा हूँ। आप उसके चले आए कोई गली मोहल्ले की दुकान के दुकान हिमानी जी ब्रजेश जी 1 मिनट रुके, मैं आपके सवालों का जवाब ले लेता हूँ। हिमानी जी अभी हरदा में तत्काल अभी परसों या कल की वो तस्वीर सामने आई थी। अजय सिंह राहुल जी ने कहा कि हमें भारतीय जनता पार्टी वाले लोग नहीं हराते हैं, अपने ही हराते हैं। तो ये गुटबाजी नहीं है तो क्या है? 1947 की कोई बात बताइए, इनसे पूछिए अगर इन्हें याद हो तो। इनको अरे मैं 1947 नहीं, 2026 में 2 दिन पहले की बात आपको बता रहा हूँ, मैं उससे सवाल ले रहा हूँ आपसे। सोमनाथ का मंदिर बनाने में राजेंद्र प्रसाद चले गए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को पंडित नेहरू ने तय किया था कि अब राजेंद्र प्रसाद जी को जो है प्रोटोकॉल उस पर नहीं मिलना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, इंदिरा जी के समय गुटबाजी इतनी चरम में थी कि उस समय कांग्रेस के 2 गुट हो गए थे, एक गुट इंदिरा जी के साथ था, दूसरा गुट पता नहीं किस मुद्दे पर आप दोनों बात कर रहे हैं। मैं भी इस मुद्दे से मुझे लगता है कि आप दोनों की बात मैं नहीं समझ रहा हूँ। प्रवेश जी भी मुस्कुरा रहे हैं, उन तक भी कुछ सही तरीके से नहीं जा रहा है। दोनों को रोक रहा हूँ, दोनों को रोक रहा हूँ। और एक आखिरी महत्वपूर्ण सवाल प्रवेश जी आपसे ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तो हो हल्ला और हल्ला बोल हो गया दोनों तरफ से। बात कुछ और थी, बात कुछ और होने लगी। प्रवेश जी पॉलिटिकल चैलेंज क्या है दोनों पार्टियों के लिए इस वक्त? क्योंकि हिमानी जी स्वीकार नहीं रही कि गुटबाजी है इनके भीतर, ब्रजेश जी भी यही बात करें उनके भीतर भी नहीं है। लेकिन तस्वीरें हम दोनों तरफ से देखते हैं, एक तरफ छिप जाता है, दूसरी तरफ का छप जाता है, और एक तरफ डैमेज कंट्रोल बढ़िया, दूसरी तरफ थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल थोड़ा सा बैकफुट पर है। लेकिन इस वक्त राज्यसभा चुनाव को लेकर दोनों पार्टियों के लिए पॉलिटिकल चैलेंज, राजनीतिक चुनौती जिसे कहते हैं, वो क्या होने वाला है? देखिए, यदि मैं बीजेपी की बात करूं तो ये बात मैंने भी बड़ी करीबी से देखी है कि भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत सारे गुट हो गए हैं। महाराज गुट है, शिवराज गुट है, महाराज गुट है, मूल वाजपेयी गुट है। तो ये बात सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर गुट है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक चीज है कि केंद्रीय आलाकमान यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय मंत्री गृहमंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कह देंगे उसके बाद फिर ये लोग कुछ नहीं कहते, पर अंदरूनी रूप से असंतोष की लहर है। अभी कुछ देर पहले, अभी डिबेट में आने के पहले एक वरिष्ठ कार्यकर्ता से मेरी बात ही, बीजेपी के पूर्व पदाधिकारी है, उनका दर्द छलका। बोले, उन्होंने मुझसे कहा, गौतम जी आप प्रदेश के कार्यकर्ताओं को जगह क्यों नहीं मिली? हालांकि ठीक है, राज्यसभा मैंने पहले भी कहा कि राष्ट्रीय स्तर की नीतियां निर्धारित करती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वही कांग्रेस को लेकर शायद मेरी जानकारी में 6 तारीख को एक बैठक होने वाली है। इनके जो प्रदेश प्रभारी हैं हरीश जी, वो बैठक लेने वाले हैं जिसमें सभी विधायकों को बुलाया गया और उस बैठक में एक निर्णय लिया जाएगा। हालांकि गुटबाजी उसमें भी चल रही है, लेकिन अंतिम नाम की मोहर उसमें भी दिल्ली में लगेगी और राहुल गांधी जी उसमें मोहर लगाएंगे। जिसमें राहुल गांधी जी लगाएंगे तो बाकी लोग उसमें कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज है, राघवेंद्र जी कोई बात नहीं कर रहा है, वो ये है कि कांग्रेस क्या राज्यसभा सीट बचा पाएगी? क्योंकि 3-4 वोट के वैसे ही डाउटफुल है, 2 तो कंफर्म है और 2 के डाउटफुल सिनेरियो चल रहा है। 5-7 वोट बाय हुए तो उनकी सीट बचेगी कि नहीं, ये एक सबसे बड़ा सिनेरियो है। तो गुटों की बात जरूर है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में कुछ में नाराजगी है। रजनीश अग्रवाल जी को लेकर नहीं है, उनका नाम मुझे नहीं लगता कि विवादित नाम है, लगभग हर व्यक्ति उनको अप्रिशिएट ही करता है। लेकिन हाँ, तरुण चुग जी को लेकर खुल के जरूर कोई कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि राष्ट्रीय महासचिव है वो। पर एक बात स्पष्ट हो जाती है
कि ये जो राज्यसभा चुनाव है, मोदी सरकार के मंत्रिमंडल फेरबदल को देखते हुए प्रत्याशी का चयन हुआ। शायद इसलिए जॉर्ज कुरियन को रिपीट नहीं किया, 6 महीने अब वो बचा है, तो कहीं ना कहीं ये तय माना जा रहा है कि केरल में अब चुनाव भी नहीं है, तो वो वहां मंत्री हटेंगे। तो एक बात तो ये हो गई भाई, कांग्रेस को हम ले ले, तो मेरी एक नेताजी से बात हो रही थी जो पूर्व प्रदेश पदाधिकारी रहे हैं, उन्होंने यही कहा कि प्रवेश जी खुल के बोला, प्रवेश जी ये बात सही है कि हम लोग कंफ्यूज है कि कहां जाए, किससे मिले, क्योंकि यदि हम प्रदेश अध्यक्ष जी से मिलते हैं तो पता चला दूसरे बड़े नेता नाराज हो जाते हैं, उनसे मिलते हैं तो नाराजगी की बात नहीं कर रहा था। हालांकि प्रवेश जी, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात बता दूं मैं जल्दी से समय हमारे पास कम है। कि हरीश जी ने पूरा प्रयास किया है कांग्रेस को एकजुट करने का, और जो 6 तारीख की जो बैठक है, यदि उस बैठक में कोई विवाद नहीं उठता, सारे विधायक मौजूद रहते हैं, तो शायद ये कहा जा सकता है कि एकजुट होकर एक रूपता के साथ किसी एक नाम पर निर्णय लिया गया। और यदि उस दिन कोई नेता एब्सेंट हो जाता है तो जरूर सोचना कभी। ठीक है ईमान जी, समय हमारे पास इतना ही था। आप कुछ कहना जरूर चाह रहे हैं, लेकिन समय हमारे पास नहीं। उम्मीद है कि आप जो बात कह रही हैं, पार्टी की तरफ से जो भी नाम आए, आप जो थम्सअप दिखा रहे हैं, वो सारे कार्यकर्ता और जितने भी नेता उस नाम पर थम्सअप दिखाएं और वो गुटबाजी की तस्वीर यहां से खत्म हो। फिलहाल बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए फिर थम्सअप आया ईमानी जी का। ईमानी जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और गौतम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में। कुल मिलाकर राज्यसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर राजनीतिक तस्वीर काफी हद तक साफ कर दी है। वहीं कांग्रेस की ओर से अब तक उम्मीदवारों के नाम सामने नहीं आने से सस्पेंस अब भी बरकरार है। ऐसे में आने वाले दिनों में कांग्रेस किस शेयरों पर दांव लगाती है, इस पर सभी की नजरें रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।